हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनैतिक विचारक का फर्स्ट टॉपिक प्लेटो पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम सेकंड टॉपिक अरस्तु शुरू करेंगे। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि पश्चिमी जगत में राजनीति पर सबसे पहले विचार प्लेटो ने किया था। लेकिन प्लेटो, जैसा कि हम सबने पढ़ा चर्चा की, एक काल्पनिक विचारक है। वह हमेशा कल्पना लोक में खोया रहा और वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं था। पद्धति निगमनात्मक थी। क्या होना चाहिए हमेशा इस पर विचार किया, यथार्थ स्थिति पर उसने ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने कभी भी राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान नहीं किया। नीति शास्त्र की एक शाखा के रूप में उसने राजनीति पर विचार किया था। इसलिए प्लेटो ने सबसे पहले राजनीति पर विचार अवश्य किया, लेकिन अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक कहे जाने के अरस्तु के कई कारण हैं, जिसमें से फर्स्ट हम ले सकते हैं कि अरस्तु ने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। अरस्तु की प्रमुख रचना पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकस की रचना करने से पहले ये कहा जाता है कि उसने 158 देशों के संविधानों और शासन व्यवस्थाओं का पूर्ण अध्ययन किया था। उसे यूनान की राजनीतिक संस्थाओं का इतना अधिक ज्ञान था कि यूनानी राजनीतिक संस्थाओं के ज्ञानकोश की संख्या उसको दी जाती थी। इतिहास पर भी उसकी आधिकारिक जानकारी थी। तो उसने राजनीति का अध्ययन करने के लिए एक सिस्टेमैटिक अप्रोच जो अपनाई, इतिहास को उसका जो आधार बनाया, इस कारण हम उसे राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। सेकंड अगर कारण हम लें तो ले सकते हैं कि अरस्तु पहला विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्लेटो ने राजनीति पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया। अरस्तु पहला विचारक है जिसने राजनीति पर नीति शास्त्र की शाखा के रूप में नहीं, वरन स्वतंत्र राजनीति विज्ञान की संज्ञा उसे प्रदान की और स्वतंत्र रूप से राजनीति पर चर्चा की। अरस्तु नीति शास्त्र को व्यक्तिगत भलाई का शास्त्र कहता था, अर्थशास्त्र को घरेलू भलाई का शास्त्र कहता था, लेकिन राजनीति के बारे में उसकी राय थी कि राजनीति संपूर्ण समाज का कल्याण करने वाला शास्त्र है। तीसरा कारण अगर देखा जाए तो अरस्तु की यथार्थवादिता को हम ले सकते हैं कि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है। यथार्थवादी होने के कारण उसने कहीं भी संपत्ति का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद या दार्शनिक राजा जैसी किसी काल्पनिक विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया। हमेशा मध्यम मार्ग का उसके द्वारा अनुसरण किया गया। नेक्स्ट कारण, अरस्तु की पद्धति वैज्ञानिक है, आगमनात्मक रूप में भी, तुलनात्मक रूप में भी। मैंने आपको बताया कि अपनी रचना पॉलिटिकस का लिखित रूप देने से पहले उसने 158 देशों के संविधानों का पूर्ण अध्ययन किया था, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। इसके अलावा प्रत्येक संविधान के ऐतिहासिक स्वरूप और वर्तमान स्वरूप का भी उसने तुलनात्मक अध्ययन किया, फिर निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को सिस्टमैटिक ढंग से उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन करने वाला पहला विचारक अरस्तु है। राज्य का जन्म, विकास, स्वरूप, संविधान का निर्माण, सरकार की रचना, सरकार की कार्य प्रणाली, नागरिकता, कानून की सर्वोच्चता, क्रांति, इन सभी विषयों का जितना विशद विवेचन अरस्तु के द्वारा किया गया है, उतना अन्य किसी विचारक की रचना में नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त एक चीज और, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इसकी सर्वप्रथम औपचारिक अभिव्यक्ति अरस्तु के द्वारा की गई थी और बाद में इसे राजनीति के एक स्वयं सिद्ध वाक्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
नेक्स्ट कारण अगर हम देखें तो ले सकते हैं सरकार के अंगों का निरूपण। अरस्तु पहला विचारक था जिसका कहना था सरकार के 3 अंग होने चाहिए, विधायिका मतलब नीति निर्माता, प्रशासकीय और न्यायिक। ये तीनों अंग वर्तमान समय की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। अरस्तु ने ही इन तीनों अंगों का किस प्रकार से निर्माण हो, क्या इनका कार्य क्षेत्र हो, किस प्रकार इनके द्वारा कार्य किया जाए, इसके आधार पर सर्वप्रथम अरस्तु ने शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत का बीजारोपण किया था। नेक्स्ट, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने सर्वप्रथम इस बात की घोषणा की कि राज्य में सर्वोच्च सत्ता बुद्धिमान व्यक्तियों की नहीं, कानून की होनी चाहिए। कानून की सर्वोच्चता हो और संविधानवाद में उसका विश्वास, इन दोनों धारणाओं ने अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक की उपाधि प्रदान करवा दी। नेक्स्ट, अरस्तु वह पहला विचारक था जिसने इस बात की व्याख्या की कि राजनीतिक संस्थाओं का आर्थिक आधार होता है, अर्थात संपत्ति का लक्ष्य क्या है, वितरण क्या है, ये राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करेगा। व्यक्ति का व्यवसाय उसकी राजनीतिक योग्यता को निर्धारित करेगा और जब तक किसी राज्य में अमीर और गरीब के बीच में खाई होगी, उस राज्य को क्रांति का अवश्य सामना करना पड़ेगा। इसलिए मध्यम मार्ग और मध्यम वर्ग, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो राज्य को क्रांति से सुरक्षित रख सकती हैं। इन सभी तत्वों पर विचार किया जाए तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।